नमस्कार, मैं रवि राजपूत और आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के हसदेव हरण्य बचाओ आंदोलन पर सियासत हावी होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार पर हमलावर है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल भी बड़ा बयान देने से पीछे नहीं हट रहे हैं। बघेल ने कहा कि टीएस सिंहदेव सरकार के वरिष्ठ मंत्री और उस क्षेत्र के विधायक हैं। अगर वो नहीं चाहेंगे तो पेड़ क्या एक डगला भी नहीं कटेगी। आंदोलनकारियों के साथ खड़े होने और गोली चलने पर पहली गोली खाने की बात पर भूपेश बघेल ने कहा कि बाबा साहब का बयान आया है कि पहली गोली मुझे लगेगी। गोली चलने की नौबत ही नहीं आएगी, जो गोली चलाएगा पहले उन पर गोली चल जाएगी। वहीं बीजेपी पर निशाना साधते हुए सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि ब्रजमोहन अग्रवाल को अगर मालूम है कि इतना विरोध हो रहा है तो भारत सरकार से वह मांग करे कि कोल आवंटन निरस्त करवा दें, ना रहे बांस और ना बाजेगी बांसुरी। उन्होंने आगे कहा कि खदान आवंटन का काम केंद्र सरकार का है, बीजेपी को केंद्र सरकार के समक्ष विरोध करना चाहिए। देखा कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल और टीएस सिंहदेव के आपसी विवाद लगातार बढ़ते जा रहे हैं और हड़न आंदोलन को लेकर ये विवाद बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल टीएस सिंहदेव अपने कोल जो समुदाय है उनके गृह क्षेत्र यानी उनके विधानसभा में उनके लिए वो खड़े हैं, लेकिन सीएम बघेल भी लगातार यही कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जो भी कहेंगे हम उनकी हर बातों को मानने के लिए तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर भी किया। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी केंद्र में है तो यहाँ की छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी को चाहिए केंद्र से गुजारिश करे और ऐसे जो नियम है और जो तालिका है उन पर अंकुश लगाए, उन पर प्रतिबंध लगाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगातार राजनीति कर रही है, ये सीएम भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी पर आरोप भी लगाए हैं। तो बहरहाल ये अगर कहने की बात है कि टीएस सिंहदेव और भूपेश बघेल में लगातार मनमुटाव बढ़ता जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज सुबह अलीराजपुर जिले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। सीएम ने जिला शिक्षा अधिकारी से स्कूल चलो अभियान पर सवाल किए, पूछा स्कूल चलो अभियान की क्या कार्य योजना बनाई गई है, तो डीओ ने जवाब दिया कि इस पर उसे पता ही नहीं है। तो उन्होंने सीएम शिवराज ने आगे पूछा कि जब आपको इन सारी चीज़ों के विषय में पता नहीं है तो आप मीटिंग की बात क्यों कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के कैबिनेट मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्यसभा चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों की जीतने पर पूरी उम्मीद है। टीएस सिंहदेव ने कहा कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण प्रशासन का दबाव महसूस कर रहे हैं, जिसके बाद मैं उन लोगों के बीच गया था और उनके साथ मैंने बात की थी। और क्या कुछ कहा टीएस सिंहदेव ने, आइए सुनते हैं। भावना वो जता रहे हैं, जो चुनाव लड़ता है वो अपने दृष्टिकोण से देखता ही है और चंद्रा जी भी उसी बाबत उम्मीद लगाए होंगे। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से कांग्रेस पक्ष के इंडिपेंडेंट्स और सहयोगियों को मिला के 128 की संख्या है और वोट चाहिए 123। अगर सबको 41 मिले, पहला 41 मिलने के बाद उसके बाद जिनको 40-40 वोट भी मिलेंगे तो वो भी जीत जाएंगे। एक को 41 मिला, 5 लोगों ने फॉर्म भरा है, 40 बचे 200, तो सबको 40-40 मिलेगा तो टॉस की स्थिति बन सकती है। एक ने 41 ले लिया तो एक 39 पे अटक जाएगा, तो बाकी 3 जो हैं 40 वाले वो भी चुनाव जीत जाएंगे। तो कांग्रेस के उम्मीदवारों के तीनों के जीतने की, उनने आगे खड़े होने की बात तो नहीं कही मुख्यमंत्री जी ने। उनने ये कहा कि ऐसी स्थिति नहीं आएगी और मैं उनको धन्यवाद दूंगा इस बाबत कि राहुल जी ने भी इंग्लैंड में रहते हुए वहाँ के विद्यार्थियों से जब इंटरेक्शन कर रहे थे तो अपनी एक मंशा व्यक्त की थी, सॉलिडेरिटी जो लोग धरने पे हैं उनके साथ व्यक्त की थी। उसके बाद कैबिनेट के जो हमारे छत्तीसगढ़ के प्रवक्ता हैं रविंद्र चौबे जी, उनका भी एक बयान आया था कि राहुल गांधी जी हमारे सर्वोच्च नेता हैं और जो उनकी राय होगी छत्तीसगढ़ की सरकार उसी बाबत काम करेगी। रविंद्र चौबे जी के बयान, जो हमारे अधिकृत कैबिनेट के स्पोक्स पर्सन हैं, उनके बयान के बाद मैं फील्ड में गया था, लोगों से मिलने गया था, उनकी राय जानने के लिए गया था। उनके माध्यम से संदेश आने पर
वो 94वां दिन था। मैं 93 दिन नहीं गया था, क्योंकि मुझे उनकी तरफ से कोई संदेश नहीं था कि हम आपसे भी बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि आप भी हमारे पास आओ। तो बिन बुलाए मेहमान की बात ना हो। हालांकि मेरा ही विधानसभा क्षेत्र था, लेकिन जब उन्होंने आंदोलन किया मेरे से कोई कंसल्टेशन नहीं था। वो आंदोलन में बैठे थे, मेरे से कोई कंसल्टेशन नहीं था, इसलिए मैं हस्तक्षेप भी अपनी ओर से नहीं कर रहा था। और हालांकि हमारे साथी गए थे, जिला पंचायत के सदस्य गए थे, अध्यक्ष गए थे, उपाध्यक्ष गए थे, जिला कांग्रेस कमेटी के लोग गए थे, वरिष्ठ जिले के कांग्रेस जन गए थे। लेकिन क्योंकि मेरे पास कोई संदेश नहीं था, तो व्यक्तिगत तौर पे ये जो बयान आया उसके बाद पार्टी की लाइन को ही आगे ले जाते हुए मैंने उन लोगों से बात की। और वहाँ ग्रामीण जनों की जो मंशा थी, जो उनके मन में एक दबाव, एक डर था प्रशासन का कि राहुल गांधी जी कह रहे हैं, कैबिनेट के प्रवक्ता हमारे हैं, उनने भी कह दिया, उसके बाद भी प्रशासन का अगर दबाव वो महसूस कर रहे थे तो ये क्यों। उसी बाबत मैंने वो बातें कही थी कि प्रशासन को भी निरंकुश होके दबाव नागरिकों के ऊपर नहीं बनाना चाहिए, खास करके जब सरकार की लाइन एक तरह से आपको लोगों का हित सदना चाहिए। जो ग्रामीण है उनकी मंशा होनी चाहिए, ग्राम सभा निष्पक्ष होनी चाहिए। ग्रामीणों की यही मांग थी कि हमारे नाम से ग्राम सभा कही जा रही है, जिसमें मृत लोग थे, उसमें जांच किया गया तो जो ग्राम सभा की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई उसमें मृत लोग थे। 40 से 50 लोग जिनके नाम उसमें अंकित हैं, उन्होंने एफिडेविट दिया है कि हम थे ही नहीं ग्राम सभा में। इस प्रकार की परिस्थिति में दोबारा ग्राम सभा होनी चाहिए, और दोबारा ग्राम सभा हो के निष्पक्ष स्थिति की वाकई में गाँव वाले क्या चाहते हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। मैं आप पता चला कि हम लोग भी शामिल हो गए और हाथ उठा दिया हाँ या ना में, तो कैसे पता चलेगा। तो जो वहाँ है उनकी वोटर आईडी चेक करिए, आधार कार्ड चेक करिए, और उसके आधार पे ग्राम सभा निष्पक्ष कराइए। और फिर वो क्या चाहते हैं। राहुल जी ने भट्टा परसौल में, उड़ीसा में पूरे कानून को बदला, देश के अंग्रेजों के समय के कानून को बदला, और वो कानून यही कहता है कि रिहैबिलिटेशन की स्थिति में यदि सरकारी उपक्रम काम करे तो 70% जिनकी भूमि जा रही है, गांव वाले नहीं, जिनकी भूमि जा रही है उनकी राय लीजिए। अगर सरकारी उपक्रम के साथ पार्टनरशिप नहीं है, प्योर गवर्नमेंट एंटरप्राइज है, तो 80% लोगों की सहमति। अगर पार्टनरशिप है तो 80%, गवर्नमेंट है तो 70%। इसका पालन होना चाहिए। और लोग अगर चाहें, वो जमीन के मालिक हैं, तो उनकी राय से हाँ या ना होनी चाहिए। मेरी हाँ, मेरी राय से नहीं होनी चाहिए। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी में घमासान मचा हुआ है। टिकट को लेकर पार्टी कार्यालय में हुजूम प्रत्याशियों का लगा है। वहीं नगरीय निकाय चुनाव को लेकर तैयारियां और प्रदेश के 16 नगर निगम महापौर को लेकर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है। वहीं निकाय चुनाव और कश्मीर में फैल रहे आतंकवाद को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। कांग्रेस ने मेयर की उम्मीदवार तय कर दी, आप कब तक करेंगे? बीजेपी तो पिछड़ती जा रही है। तो इंदौर में तो 1 साल पहले से ऐसे ही भोपाल में आपने कहा था जब दिग्विजय सिंह ही लड़े थे कि टिकट घोषित नहीं कर रही बीजेपी, पिछड़ती जा रही है। और फिर बीजेपी ने में जो पछाड़ा था भोपाल में, वैसे ही पछाड़ेंगे। क्राइटेरिया क्या होगा सर प्रत्याशी? चुनाव पे चर्चा करने आया हूँ, टिकट पे चर्चा करने नहीं आया। अलकायदा कायदे में रहेगा तो फायदे में रहेगा। मोदी जी का, अमित शाह जी का नेतृत्व है, देश को या कोई भी आतंकवादी संगठन बर्दाश्त नहीं किया जाए। नाम निशान मिट जाता है, देश के ऊपर हमला करने की सोचे नहीं कभी मोदी जी। मध्य प्रदेश सरकार ने कैबिनेट में अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता के नवीन पद सृजित करने का फैसला किया है। सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 में जिला न्यायाधीश वरिष्ठ वेतनमान को सम्मिलित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। वहीं कैबिनेट में मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा योजना संशोधन का निर्णय भी लिया गया है, जिसकी जानकारी गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दी है। अतिरिक्त महाधिवक्ता के 3 और उप महाधिवक्ता के 1+1 नवीन पद सृजित किए जाने बाबत निर्णय भी कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। आज सिविल न्यायालय द्वितीय संशोधन विधेयक 2022 जो सेक्टी वेतन आयोग की अनुशंसाओं का था, उसमें जिला न्यायाधीश वरिष्ठ वेतनमान को सम्मिलित किए जाने के संबंध में निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना में संशोधन आज किया गया है। इसमें
जो 4,000 रुपये हम पूर्व में देते हैं, 12,000 रुपये बाद में देते हैं। चूँकि 4 जांचें जो महत्वपूर्ण हैं वो अपनी बहन बेटी की मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक है, शिशु मृत्यु दर में मृत्यु में कमी लाने के लिए अत्यावश्यक है, और इसलिए उसको 4,000 रुपया जो पहले दिए जाते हैं उसमें पहले ही जांच में उसका इंटोलमेंट अभी 4 जांच के बाद दिया जाता था तो वो रजिस्टर्ड नहीं होता था, और फिर वो अब पहली जांच के बाद रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो बाकी की जांचों को विभाग मॉनिटर करके माता को बुला। छत्तीसगढ़ के बस्तर में महुआ एक ऐसा वृक्ष है जिससे आदिवासियों का 2 बार फायदा होता है। पहला तो महुआ के फूल को आदिवासी बेचते हैं और दूसरा महुए के पेड़ से यानी महुए के फल से वो दारू निकालते हैं। वहीं आदिवासियों के लिए यह एक आय का साधन है। वहीं बस्तर के जंगल में एक ऐसा भी वृक्ष है जो औषधि गुणों से भरपूर है। দুই আর কাম দিয়েছে আমি मऊ की बेचो पहले यार बेचो से उनचो बाद में वैसे ठोरा मऊ बोली का वैसे मऊ के लेते बेचो से बुढ़ा देव ने आमचो तिपा तुका जी काम दे से और हामी बोल काहूँ से देव के बोले पूरे से उनचो बाद में ठोरा है से खोराक बोले आमचो काम नहीं है से तो आतो के बेचो से आतो के तेल पेराऊँ से खाऊ कुलाई बोले वही से आम के बिकू कुलाई बोले वही से सबके वही से काचो पटा नहीं रही से कहाँ तो जंगल नहीं रही से जंगल पटा जमीन जो के राखा रहता रहा बेच तो रहा जंगल चुनी रह जंगल नहीं बेच जाता रहा थोड़ा बल सब फायदा ऐसे का मऊ फायदा वैसे ये थोड़ा फायदा ऐसे चामड़ी फायदा है चामड़ी के सब्जी बनाते रहा उनके दारू बनाते लोग दारू खाते रहा बरसात बेरा इतलो लाडू डींडा बनाते लोग खाऊ बाली मांजन खवात लड्डू के कतरुआत पीला मन के दरम देवात इतना फायदा वैसे जसन मांग ले उसन दे सत उनमन ने सब दे सत उनमन चो गेम तो काम आए पैसा मांग ले पैसा दे सत आलू गोंदरी दे वाले आलू गोंदरी दे सत मेगा नहीं दे सत बे दे सत काय पैसा दे मके आज नहीं आए वाली पैसा दे सत काय कर आलू गोंदरी नहीं वहाँ आने तू ही बोल सक नी देव नहीं बोला सुन मन बोले ने हम बोले नहीं बोलो हम बोला आनंद से नॉन बोले दे वहाँ एक किसी के आज कम देव से बोल सकते मन बोले वैसे वहाँ पर के बहुत सारे बीज फल पत्ते छाली का प्रयोग किया जाता है, मगर इस क्षेत्र में मोहे के जो बीज है उसका तेल के रूप में उपयोग करते हैं। इसका औषधि गुण बहुत है। इसको चर्म रोग में भी इस तेल का प्रयोग करते हैं, और जैसे मच्छर भगाना है उसके तेल का प्रयोग पूरे अंग में करने से भी मच्छर से बचाव किया जा सकता है। इसका प्रयोग सब्जी के बनाने में भी किया जाता है। इसका प्रोटीन और स्टार्च अधिक होने की वजह से डाइजेशन ठीक होता है, और बहुत सारे उदर रोग में भी इनको प्रयोग किया जाता है। इनका प्रयोग बाल में और शरीर में लगाने के लिए भी उपयोग किया जाता है। इससे चेहरे में चमक और बाल में भी प्रोटीन मिलने की वजह से कालापन ज़्यादा रहता है। वैसे यहाँ के लोग इस बीज का फ़ायदा के रूप में भी बाज़ार में बेचते हैं, जिससे इनका आर्थिक इनकम भी होता है और इसका डिमांड औषधि के रूप में। शराबबंदी को लेकर उमा भारती के तेवर एक बार फिर सख्त हो गए हैं। भोपाल में मंगलवार की शाम उमा भारती ने शराब की दुकान और अहाते के पास अपनी चौपाल लगाई और लोगों को बताया कि उन्होंने अपनी बात दिल्ली तक पहुंचा दी थी। इसके बाद उन्होंने चौपाल का उदाहरण दिया है। उमा भारती ने कहा कि अब पत्थर नहीं मारेंगे, पत्थर मारना तो अपराध है, अब कुछ और मारेंगे। क्या कुछ कहा उमा भारती ने, सुनाते हैं। उसको शराब से संतुष्टि नहीं होती, उसको और ज़्यादा नशा चाहिए होता है, तो वो शराब छोड़ करके नशे पे आ जाता है, जो बहुत घातक होता है, और फिर वो अपने आप को नष्ट कर लेता है। ये मध्य प्रदेश भी उसी रोड में पे आने वाला है अगर हमने इसको तुरंत जोर से दम लगा करके नहीं रोका। इसमें एक साथ कई चीज़ें संकट में हैं, खाली महिलाएं संकट में नहीं हैं, घरों में बच्चे संकट में हैं, लड़कियां संकट में हैं, पढ़ नहीं पाएंगी क्योंकि बाप शराब।
उज्जैन के नागदा अटल निजामुद्दीन में नगर पालिका द्वारा संचालित स्विमिंग पूल में मंगलवार को डूबने से एक 16 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। मृतक के पिता रामेश्वर अजाना नागदा समीप ग्राम लसूड़िया जय सिंह का निवासी है। मंगलवार शाम शिवम आधा दर्जन दोस्तों के साथ गांव के स्विमिंग पूल में तैरने के लिए गया था। स्विमिंग पूल के नियमित सदस्य के अनुसार हादसा शाम 5 बजे के करीब घटित हुआ है। वहीं 1 घंटे तक अन्य साथियों को शिवम जब नजर नहीं आया तो उसकी खोजबीन शुरू की गई, जिसके बाद कर्मचारियों ने सबसे पहले आखिरकार पुल की गहराई को देखा और गहराई को देखने के बाद शिवम की तलाश की और पता चला कि शिवम गहरे पानी में गिर गया है और जिसके बाद उसके सर पर गहरी चोट लग गई है। आज नगर में एक बड़ी दुखद दुर्घटना हुई कि हमारे एक 15 वर्षीय शिवम स्विमिंग पूल में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इसके लिए पूर्ण रूप से नगर पालिका प्रशासन दोषी है। पूर्व में जब इस बात का मैं पता पड़ा कि जब स्विमिंग पूल चालू हुआ था उस समय में एक ट्रेनर रखा गया था जो तैराकी के जो ट्रेनिंग होती है उसको सुरक्षा के उपाय सभी कुछ जानता था। उसको हटा के राजनीतिक दावा से राजनीतिक कार्यकर्ताओं की नियुक्ति की गई थी। उस समय हमने एसडीएमओ और सीएमओ दोनों को चर्चा भी की थी, पत्र लिखकर मांग की थी। तत्काल वहाँ पर लोगों की जिंदगी का खतरा है, लोग यहाँ तैरने आते हैं और सीखने भी आते हैं, तो उनकी जान को खतरा बना रहेगा। परंतु अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए उस पर ध्यान नहीं देगा, जिसके परिणाम स्वरूप एक बालक की मृत्यु हो चुकी है। हम कलेक्टर महोदय से मांग करते हैं कि दोषी अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, क्योंकि ऐसी घटना पुनरावृत्ति नहीं हो। स्विमिंग पूल ऐसा क्षेत्र है जहाँ बच्चे सीखने के लिए भी जाते हैं, वो तैराक कई बार अच्छे तैराक भी डूब जाते हैं। उनके तो बचाव की पूर्ण व्यवस्था होना चाहिए और विशेषकर जो वहाँ पर जो कर्मचारी प्रशिक्षित कर्मचारी रखे जाने चाहिए। परंतु नगर पालिका प्रशासन ने ऐसे अपने राजनीतिक आंकड़ा खुश करने के लिए जिन्हें तैरना भी नहीं आता उनकी भी वहाँ पर ड्यूटी लगा के रखी थी। उसके परिणाम स्वरूप एक बालक की मृत्यु हुई और एक कुलदीपक भूजा है, उस पर हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं उनको तत्काल कार्रवाई करके दोषी अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश के बैतूल में स्थित जौलखेड़ा के बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुए 1.25 करोड़ के गबन के मामले में मुल्ताई पुलिस ने सोमवार शाम को तत्कालीन सहायक प्रबंधक विनय कुमार ओझा को गिरफ्तार कर लिया था। इन्हें मंगलवार दोपहर न्यायालय से भेज दिया गया था, लेकिन मंगलवार शाम को ही विनय कुमार ओझा को मुल्ताई के अपर जिला सत्र न्यायालय से जमानत मिल गई थी। पहले विनय कुमार ओझा को जेल वारंट पर भेजा गया था, जिसके बाद उनके अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पर सुनवाई की गई। आवेदन को स्वीकृत कर उन्हें जमानत दे दी गई थी। उन पर 1.25 करोड़ के गबन का मामला है। धोखाधड़ी समेत कई अन्य धाराओं पर केस दर्ज है। दो 2014 में थाना मुल्ताई में केसीसी खाता खोलकर जौलखेड़ा बैंक ऑफ महाराष्ट्र की एक ब्रांच से गबन की राशि का एक मामला कायम किया गया था, जो विवेचना में था और कुल 10 आरोपी इस प्रकरण में बनाए गए थे। एक आरोपी बहुत दिन से फरार था, जिसे कल मुल्ताई पुलिस द्वारा पकड़कर माननीय न्यायालय पेश किया गया है और इसमें ये जो आरोपी था ये सहायक प्रबंधक के रूप में उस समय कार्य। उत्तराखंड बस हादसे के बाद एमपी सरकार रोड सेफ्टी के नए उपायों पर नए सिरे से विचार कर रही है। सड़क हादसे को रोकने के लिए वो नया रोड सेफ्टी प्लान तैयार कर रही है। इसमें भारी वाहनों को ऑपरेटर्स और ड्राइवर्स के लिए कुछ नए नियम बनाए जाएंगे। नए रोड सेफ्टी प्लान के तहत प्रदेश में ड्राइविंग ट्रेनिंग ट्रैक खोलने की तैयारी है। भारी वाहनों को ड्राइविंग लाइसेंस को उस पर ट्रेनिंग दी जाएगी। उसमें पास होने के बाद ही ड्राइवर को ड्राइविंग लाइसेंस दिया जाएगा।
जून के पहले ही पखवाड़े में ही सूर्योदय कहर ढा रहे हैं। आज पहली बार सीजन में अधिकतम तापमान 44 डिग्री के पार पहुंच गया। वहीं 44.2 डिग्री के साथ आज का दिन सबसे गर्म दिन के रूप में रिकॉर्ड हुआ। लोग गर्मी से परेशान हैं। जबलपुर के करीब नर्मदा नदी के तट पर गर्मी के कारण पर्यटक जाना कम कर दिए हैं। वहीं बढ़ती गर्मी को लेकर लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। इस समय तो सब जगह बहुत तेजी से चल रही है, लू की लपेट में सभी लोग हैं, तो कोई परेशानी हर किसी को हो रही है। तो ये है कि इच्छाधारी का मेन ये भी एक उसका मोटो है कि वो ठंडी ठंडी लस्सी और शुद्ध लस्सी, उसमें कोई मिलावट नहीं है जैसे लोग और लोग कुछ मिलाते हैं। यहाँ पे दूध आता है, गर्म होता है और जमता है और शुद्ध लस्सी सभी को दी जाती है। क्या गर्मी टेम्परेचर बढ़ने से व्यापार में कितना फर्क पड़ता है? गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने पे व्यापार पर तो फर्क पड़ता ही है, अच्छा रहता है क्योंकि लोगों को गर्मी से राहत मिलती है और ये भी रहता है कि लोग दिन में कम निकलते हैं। दोनों चीज़ें हैं, लाभ हानि दोनों। क्योंकि गर्मी इतनी है ना, लोग कम निकलेंगे ना दिन में। शाम के समय फर्क पड़ता है? शाम के समय हाँ, व्यापार में फर्क पड़ता है। गर्मी होगी ज़्यादा लोग आएंगे, ज़्यादा पियेंगे, ठंडी तरावटदार लस्सी पियेंगे, ये फर्क है। ये टेम्परेचर की बात तो आप ना कहें, टेम्परेचर तो वो बढ़ेगा ही। तो लस्सी है, इससे हम इग्नोर नहीं कर सकते। कि देखिए धूप तक सर पर है और इतनी भभकती हुई आग जो झुलस रही है, उससे बचने के लिए एक ही उपाय है जो लस्सी है, वो हमारी इच्छाधारी है। सरदार जी यहाँ इतनी प्यारी लस्सी मिलती है सर, हम आज से 5 साल से पी रहे हैं। तो काम प्रभावित हो रहा है? गर्मी में नहीं हो रहा है, काम पे निकल पा रहे, कर पा रहे, नहीं कर पा रहे? सर गर्मी तो बहुत ज़्यादा है, दिक्कतें बहुत झेलनी पड़ती हैं, पर ये है कि सर संघर्ष करना पड़ेगा, ये नेचर। मध्य प्रदेश में एक आईपीएस अधिकारी का दौड़ते हुए वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में आईपीएस टायर बांधकर तेजी से दौड़ रहे हैं। यह कोई और नहीं, वीडियो में दिख रहे शख्स छतरपुर के एसपी सचिन शर्मा हैं। वह अपनी कमर में टायर बांधकर रात के अंधेरे में दौड़ रहे हैं। सचिन शर्मा ने खुद को फिट रखने के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार आईपीएस सचिन शर्मा रोजाना पुलिस लाइन के खेल मैदान में इसी तरह दौड़ते हैं। इस बार उनका यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जी नॉर्मली अभी तक जो रूटीन चल रहा है कुछ समय से, उसमें सुबह 5 से 7 जो है वो ग्राउंड पे कुछ ना कुछ स्पोर्ट्स या एक्सरसाइज करते हुए, उसके बाद ऑफिस आवर्स रहते हैं लगभग 10 से लेकर शाम को 6 बजे तक, और यदि कहीं नहीं जाना होता है तो वापस से शाम के टाइम में 7 से 8 या फिर 8 से 9 या 9 से 10 इस टाइप में कुछ ना कुछ हल्का फुल्का वर्कआउट या एक्सरसाइज वगैरह या स्पोर्ट्स वगैरह चलता रहता है। सर देखा गया है कि आपका एक वीडियो और है जिसमें आप हॉर्स राइडिंग कर रहे हैं, तो उसमें किस तरीके की आप एक्सरसाइज होती है और कितना फोकस करना पड़ता है उस गेम पे? जी वो वीडियो थोड़ा सा पुराना है, एकेडमी की ट्रेनिंग का है, उसको शो जंपिंग कहते हैं। और हॉर्स राइडिंग के दौरान शो जंपिंग ओलंपिक्स में भी एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव या बहुत ही स्किल्ड स्पोर्ट होता है, तो उसके अंदर बहुत ज़्यादा शराबखोरी पर उतारू आरक्षक का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह मऊगंज बस स्टैंड में शराब के नशे में धुत आरक्षक ने घाटों हंगामा किया। वहीं सार्वजनिक स्थल पर महिलाएं और यात्री को दहशत में डाल दिया। सूत्रों की माने तो सिंगरौली जिले में बतौर आरक्षक पदस्थ पुलिस कर्मचारी कार्यरत है, जमकर उत्पात मचाता रहा, लेकिन कुछ देर बाद महिला और बस में मौजूद जितने भी ड्राइवर थे उन्होंने कुल मिलाकर इसकी सूचना दी। उसके बाद पुलिस आई, उसे पकड़कर ले गई। एमपी के उज्जैन के कानीपुरा रोड स्थित कॉलोनी में बीती रात बीजेपी और योगी समर्थक झंडे लगी गाड़ी से आधा दर्जन से अधिक लोगों ने अपने आप को पुलिस बताकर एक घर में घुसकर मारपीट की और एक युवक का अपहरण करके साथ ले गए। मामले में पुलिस ने नाकों पर सर्चिंग ऑपरेशन की। सर्चिंग में पता चला कि गाड़ी पचोर राजगढ़ की तरफ से जाती हुई दिखी है। मंडी पुलिस ने पचोर पर पीछा किया, वहीं राजगढ़ पुलिस को सूचना देकर घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया। सर एक अपहरण का मामला आया है कि पूरा ये व्यक्ति कानपुर के हैं सारे के सारे। 6 लोग आए थे जो यहाँ से इसको लेके गए हैं एक व्यक्ति को, तो ये सब के सब कानपुर के हैं। तो कानपुर में घटना घटित हुई थी जिसकी एफआईआर भी दर्ज है वहाँ पे। ये एक व्यक्ति ने क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए लोगों से पैसे लिए
25% रेट ऑफ रिटर्न के हिसाब से उसने पैसे लिए थे। टोटल पैसे जो एफआईआर में दर्ज है उस हिसाब से 1,45,00,000 रुपए इसने सबसे लिए थे टोटल लोगों से, और 25% के हिसाब से रिटर्न करने का वादा किया था। क्योंकि ये कर नहीं पाया, क्योंकि इसको लॉस हुआ, तो कानपुर में इसके खिलाफ मामला पंजीबद्ध किया गया। क्योंकि ये रिटर्न नहीं कर पा रहा था तो इधर उधर घूम रहा था। उसी सिलसिले में ये उज्जैन आया तो कुछ लोग आए कल कानपुर से, 6 लोग, जो इसको यहाँ से आके लेके गए थे। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो हमने राउंड अप किया सबको और उनको थाने पे लेके। कितना बल लगा उनको? हमने एक टीम भेजी थी 7 लोगों की। कहाँ का रहने वाला है लड़का जो पकड़ा? कानपुर के रहने वाले हैं सारे के सारे। ये कौन सी कॉलोनी से उठाया? राजगढ़ से उठाया था हमने इसको यहाँ से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए एएनबी न्यूज।